हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। देखो, ये आईपीसी का पार्ट 3 है। इससे पहले कि 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 और अध्याय 2 को कंप्लीट करवा दिया गया है। ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 3 की यानी कि अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या दिया गया है? अध्याय 3 में दिया गया है दंडों के विषय में। ये कहाँ से कहाँ तक है? धारा 53 से 75 तक है। अब बात करते हैं धारा 53 की। धारा 53 में क्या दिया गया है? दंड दिया गया है। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है, 5 प्रकार के होते हैं भाई। पहला होता है मृत्यु दंड, दूसरा होता है आजीवन कारावास, तीसरा होता है कारावास। उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कठिन, मतलब कठोर श्रम के साथ, यानी कि जैसे मान लो मेहनत मजदूरी भरपूर मात्रा में करवाया जाएगा। और दूसरा होता है सादा। उसके बाद तीसरा होता है संपत्ति का संप्रहण, यानी कि संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। और उसके बाद 5वां होता है जुर्माना। अब बात करते हैं दंड से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। इन पॉइंट्स को आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं दंड की परिभाषा। शरीर अथवा संपत्ति के संबंध में पीड़ा अथवा कष्ट को दंड कहा जाता है, जिसकी परिणति समाज द्वारा उस व्यक्ति पर की जाती है जिसे विधि के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। दंड ना तो अनावश्यक कठोर होना चाहिए, ना ही अत्यधिक उदार होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। न्यायालय को दंड देने की विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई है, मतलब जज साहब अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जो है सोच समझ के जो है दंड देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। मृत्युदंड विल्ले में भी अधिकतम विल्ले मामलों में ही दिया जा सकता है। बहुत क्रूरता वाला मामला हो, हड्डी की पसली काट दिया गया हो, वहाँ पे ये काम होता है। दंड इसलिए उत्तम है क्योंकि यह सुधारवादी, प्रतिरोधकारी तथा लोकहित के लिए आवश्यक होता है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी नियम निर्धारित करना कि जब कभी 2 वर्ष से अधिक विलंब हो तो सदैव ही मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, यह उचित नहीं है। देखो, इस मामले से पहले एक और मामला आया था। उसमें अदालत ने कहा था, उसमें न्यायालय कोर्ट ने कहा था कि भैया जो है, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया और 2 साल तक जो है अगर उसको फांसी नहीं होता है, मृत्युदंड उसको नहीं मिला है, तो उसकी सज़ा को जो है आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। अब लोग डीलिंग पानी करके अपनी जो है मृत्युदंड की सज़ा को जो है बढ़वा सकते थे। तो फिर कोर्ट ने कहा भाई देखो, बढ़वा जैसे मान लो डीलिंग पानी जेल में अपना कर दिए, तो उसके बाद जो है उनका किसी तरह खिंचा गया, 2 वर्ष उनका पूरा हो गया, फिर उनकी मृत्युदंड की सज़ा आजीवन में बदल सकती थी। लेकिन फिर कोर्ट ने इस चीज़ को समझा और इस मामले में कहा कि देखो, अगर 2 वर्ष की लेट भी हो जाए तो उसकी सज़ा, ऐसा नहीं है कि मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। ये चीज़ संभव नहीं है। डीलिंग पानी अब नहीं चलेगा। तो कुल मिला के इसके कहने का मतलब ये है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखो, आजीवन कारावास की सज़ा का टोटल मतलब होता है जीवन भर सज़ा। उसमें शर्त, बस एक शर्त होता है कि समष्टि सरकार मतलब केंद्र या राज्य, ये दोनों अगर चाहें तो भाई उस सज़ा को कम कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, अपने हिसाब से जो करना है कर सकती हैं। लेकिन आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास। और जो ये 20 साल वाला होता है ना हिसाब किताब, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे दंड अवधि की भिन्न, एक धारा है, वहाँ पे इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह के मामले में कहा गया दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। पता चला एक थप्पड़ मारे और तुम फांसी दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। इस मामले में मतलब वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये बोला गया कि मृत्युदंड को संवैधानिक ठहराया गया। तो इस चीज़ को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक अन्य मामला था मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करने वाला मृत्युदंड का ही भागी होगा। आईपीसी की धारा 303 की यह व्यवस्था असंवैधानिक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सेशन या अपर सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको एकदम नोट कर लेना है। हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दंड की मात्रा निर्धारित करते समय न्यायालय को अनेक बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे समाज का संरक्षण, सामाजिक व्यवस्था, लोकहित, अपराध की प्रकृति, मतलब लोकहित में सही है कि नहीं सही है, अपराध की प्रकृति, कैसा अपराध किया है, उस हिसाब से उसको जो है दंड हम देंगे। इससे समाज का क्या संरक्षण होगा, ये सब सोच समझ के जो है अपना भैया न्यायालय अपना फैसला देती है, अपना दंड सुनाती है। अब देखो, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आता है आपका। दंड के प्रयोजन को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। मेनली यहाँ पे हम 5 सिद्धांत को देखेंगे और घूम फिरा के एग्जाम में आपसे यही 5 सिद्धांत पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा दंड का सिद्धांत है, तो आपको 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, या उसमें से कोई एक नाम बदल के कुछ और का नाम कर दिया जाएगा, आपको बस टिक मारना है। तो आइए देखते हैं बारी बारी इन लोगों को। पहला है प्रतिशोधकारी सिद्धांत, यानी कि देखो इसमें क्या होता है ना कि
पढ़ ही लो। इस सिद्धांत की उत्पत्ति अपराधकर्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की प्राचीन अवधारणा से हुई है। दंड से प्रतिशोध की भावना संतुष्ट होती है। मान लो कहीं पे कोई हत्या हो गया, तो अब उसको अगर दंड मिल गया, जो अपराधी मारा था उसको दंड मिल गया, न्यायालय ने उसको मृत्यु दंड दे दिया, तो कहीं जो प्रतिशोध की मतलब जो बदले की भावना होती है वो संतुष्ट होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो बस यही चीज़ ये बात बोल रहा है, भावना संतुष्ट होती है। आधुनिक दंड विज्ञानीय विचार के अंतर्गत प्रतिशोध को बदले के अर्थ में ना लेकर परित्याग या निंदा के अर्थ के अंतर्गत लिया जाता है। कुछ लोग प्रतिशोध को प्रायश्चित अथवा परिशोधन के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तो पहला याद रखना है प्रतिशोधकारी सिद्धांत। सेकंड होता है प्रायश्चित सिद्धांत। यह सिद्धांत केवल हिंदू विधि शास्त्र की अपनी विशेषता है। इस सिद्धांत को आत्मनिग्रह का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी के शुद्धिकरण के लिए दंड आवश्यक है। यह अपराधी के दुष्कार्यों के लिए एक प्रकार का प्रायश्चित या आत्मनिग्रह है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझना नहीं है, नॉर्मल हिंदी लिखी हुई है ना। प्रतिरोधक सिद्धांत। दंड का उद्देश्य अपराधी को भयभीत करना है, जिससे वो भविष्य में अपराध ना करे, तथा दूसरों के लिए एक उदाहरण रखना है कि यदि वे अपराध करेंगे तो उन्हें भी इसी प्रकार दंडित किया जाएगा। दोषी को दंडित करके दूसरों के लिए एक उदाहरण रखा जाता है कि जो लोग विधि का उल्लंघन करेंगे, यानी कि लॉ का उल्लंघन करेंगे, वह लोग भी दंडित किए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि दंड इस प्रकार भावी अपराधियों के आपराधिक क्रियाकलापों पर रोक लगाएगा। अगला सिद्धांत देखते हैं, निरोधक या निवारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का भय दिखाकर अपराधकर्ता को विधि का उल्लंघन करने से रोकना है। दंड के भय से लोगों को बाध्य करना है, जिसे अपराध कारित करने से वे अपने आप को दूर रखें या विरत रहें, अलग रहें। विरत मतलब अलग, छिटक बिटक जाना, अलग रहना। अगला देखते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। इसमें सुधारा जाता है। इस सिद्धांत को दोष निवारक या पुनर्वासित करने का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुधार का अर्थ है एक व्यक्ति को समाज में एक उत्तम, बुद्धिमान तथा अच्छे नागरिक के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न। यह सिद्धांत अपराधी को वे चीज़ें प्रदान कर जिसमें उसका अभाव था, तथा उन कमियों को उपचार कर जिसने उससे अपराध कारित करने के लिए प्रेरित किया था, उसे निष्पाप बनाने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग धारा 53 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ें। अब बात करते हैं धारा 54 की, मृत्युदंड दंडादेश का लघुकरण। इस चीज़ को याद रखना, मृत्युदंड दंडादेश का लघुकरण। हम हर मामले में जिसमें मृत्युदंड का आदेश दिया गया है, उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार, फिर केंद्र राज्य, अब समुचित सरकार मतलब आप सीधे समझ लो केंद्र और राज्य, इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत यानी कि कम किया जा सकता है। मृत्युदंड दिया गया तो उसको आजीवन में बदल दिया जा सकता है, अगर समुचित सरकार चाहे तो। अब बात करते हैं धारा 55 की। ये इंपॉर्टेंट धारा है, अक्सर पूछा जाता है। धारा 55 क्या बोलता है? आजीवन कारावास के दंड आदेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंड आदेश दिया गया है, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड की अवधि के लिए, अब बस यही लाइन जो है इसी वजह से हमेशा आता है एग्जाम में, जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और जो 14 वर्ष वाला है वो भी दिमाग में रखना है। फिर अगला पॉइंट है, देखो ये जो है ना, ये डायरेक्ट आ जाता है धारा 55 का। इसमें समुचित सरकार की परिभाषा है, बता ही दिया आपको। फिर धारा 57 क्या है, अब यही इंपॉर्टेंट है, दंड अवधियों की भिन्ने। पहले इसको पढ़ो और समझा जाए। केवल दंड अवधियों की भिन्ने की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, किंतु अन्यथा आजीवन कारावास की सज़ा अनिश्चित काल के लिए होगी। अब इस चीज़ को समझो आप, कैसे होता है ये चीज़। मान लो किसी ने कोई अपराध किया, उस अपराध की जो सज़ा है उसकी अधिकतम अवधि जो है मान लो 12 साल है, तो उसका एक जज साहब का है कि भैया इसको 1/4 सज़ा दे दो, तो 1/4 12 साल की कुल सज़ा, उसका 1/4 कितना हुआ, 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष की इसको सज़ा हुई। अब आप फिर आगे भी कैलकुलेशन का, मान लो कोई किसी ने सज़ा किया, उसको अदालत ने कहा भैया 50 वर्ष, 50 वर्ष का मान लो 1/2, मान लो जज साहब ने कहा भैया 1/2, तो वो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। लेकिन ये जो 25 है ना, ये 25 नहीं होगा, ये 20 ही तक होगा। अगर फ्रैक्शन में दिया जाता है किसी को भी दंड, तो वो मैक्सिमम 20 वर्ष तक ही जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। बस ये बात होता है। और जो आजीवन कारावास होता है वो आजीवन ही रहता है भाई, उसमें समुचित सरकार चाहे तो कम करे या तो ना कम करे, उसका मन। परंतु ये जो जब फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में जब होगा तो इस हिसाब से होगा, मतलब 20 वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा। कहने का टोटल मतलब ये होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हो, लिख ही लो
कि आजीवन कारावास का अभिप्राय कठोर आजीवन कारावास से है। आजीवन कारावास के तात्पर्य जीवन पर्यंत कारावास से है, जब तक समुचित सरकार कम ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और अक्सर इसमें लोग गलती करते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं धारा 67 की, यानी कि जुर्माना ना देने पर कारावास। और इस चीज़ को याद रखो, ये देखो क्या लिखा है, अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। मतलब ऐसा अपराध अगले व्यक्ति ने किया है जो किसी जुर्माने से दंडनीय है। तो जब 50 रुपया ना दे पाए, जब जुर्माना मान लो 50 रुपया है, बेचारा 50 रुपया नहीं दे पा रहा है, तो उसको 2 वर्ष से अधिक वर्ष 2 महीने से अधिक की सज़ा नहीं होगी। जब जुर्माना 100 रुपये का है तो उसको 4 महीने से अधिक की सज़ा नहीं होगी, तथा अन्य किसी दशा में 6 महीने से अधिक की सज़ा नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। फिर धारा 71 में क्या दिया गया है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट धारा है 71। कई अपराध से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जहाँ की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है। अब देखो इस चीज़ को समझना, अभी जब एग्जाम्पल बताएंगे तो ये लाइन काम आएगी। मिलकर बनी है वहाँ अपराधी ऐसे अपराधों में से जिसमें एक से अधिक दंड से दंडित, इसको मिटा दो, दंड से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। अब इस चीज़ को समझो आप। मान लो ए ने बी को 50 लाठी मारा, ए ने बी को 50 लाठी मारा और एक लाठी मारने के लिए 1 वर्ष की सज़ा है। तो इस हिसाब से तो 50 लाठी मारा तो 50 वर्ष की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसको सज़ा जो है 1 ही वर्ष की होगी। परंतु वहाँ अगर लाठी मार रहा है, पता चल उसका आँख फूट गया, उसका दांत टूट गया, उसका नाक टूट गया, उसका सिर फट गया, तो फिर भाई अलग चार्ज लगेगा। जब तक लाठी मारो तब तक लाठी मारो, तभी एक चीज़ के लिए एक सज़ा है। अगर अलग तुम मान लो लाठी मार के उमर गया, तब फिर ये काम नहीं आएगा। तो एक कार्य के लिए एक सज़ा है, इस धारा 71 का मतलब यही चीज़ होता है। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि अगर दांत टूट गया तो फिर अलग सज़ा होगी। ठीक है, तो अब देखो ये धारा 73 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है और इसमें इसका तो 3 पॉइंट होता है, 1 2 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एकांत परिरोध क्या होता है। देखो इस तरह बोला जाए तो काल कोठरी होता है, काल कोठरी। ठीक है, तो एकांत परिरोध का अर्थ होता है कैदी को बाहरी संसार से एकदम अलग रखना, ताकि उसे जेल के बाहर घटित होने वाली किसी भी घटना का ज्ञान ना हो सके। इसका प्रयोग क्रूरता, निर्दयता, कठोरता के अत्यधिक अपवादिक मामलों में किया जाता है। जैसे मान लो किसी ने कोई साइको किलर है, वो जो है हाथ मतलब बहुत गंदगी से लोगों को मारता है ना, तो उन लोगों के ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें देखो क्या बोलता है कि यदि व्यक्ति की कुल सज़ा 6 माह है, ठीक है, तो एकांत परिरोध मैक्सिमम 1 महीने का होगा। यदि व्यक्ति की कुल सज़ा 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम है तो एकांत परिरोध मैक्सिमम 2 महीने का होगा, 2 माह का हो जाएगा। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो एकांत परिरोध 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछ सकता है। फिर अगला धारा 74 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एकांत परिरोध की अवधि। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा। एक बार में 14 दिन से अधिक काल कोठरी में नहीं रखा जाएगा। और जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक का होगा, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 माह में एकांत परिरोध 7 दिनों से अधिक का नहीं होगा। और इसी रेशियो में जो होता है ना, जैसे मान लो एक बार में 14 दिन का दे दिए तो फिर 14 दिन का उसको रेस्ट दिया जाएगा। मतलब नॉर्मल इसको कारावास में अपना जहाँ भी अपना उसको रखना है रखेगा, फिर 14 दिन बाद ही इसको दिया जाएगा। इसी तरह अगर मान लो किसी महीने में 7 तारीख को दिया गया तो फिर 7 दिन बाद ही दिया जाएगा। 1 महीने में अगले 7वें मतलब जब उसका रेशियो आएगा उसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो आपको ये इसका 3 पॉइंट याद रखना है कि ये 3 पॉइंट इसका और धारा 73 में है और धारा 74 में अपना जो है एकांत परिरोध की अवधि, ये दोनों पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ अध्याय 3 जो है समाप्त हुआ। अगले पार्ट में मिलते हैं अध्याय 4 में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।